Welcome to Misty Biology. Let's learn something new. So today we will see when does a cell decide which pathway to follow. एक सेल को ग्लाइकोलिसिस करना है या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे करना है, तो ये सेल कैसे डिसाइड करता है। बेसिकली ये दोनों पाथवे रिलेटेड होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर करता है तो उसके बाद सेल डिसाइड करता है कि उसे ग्लाइकोलिसिस की साइड जाना है या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की साइड जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हाउ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर्स इनसाइड द सेल। तो ग्लूकोज के एंट्री करने के लिए टू ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल के मेम्ब्रेन पर। फर्स्ट इज द ग्लूट ट्रांसपोर्टर एंड सेकंड इज द सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। तो इन दोनों ट्रांसपोर्टर की वजह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ जाता है। तो ये दो ट्रांसपोर्टर्स हेल्प करते हैं सेल में ग्लूकोज की एंट्री के लिए। अब होता क्या है कि एक सेल है, सपोज करो ये, और ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अब इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंट्री भी कर सकते हैं, यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। तो इस केस में सेल चाहता है कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो बाहर जा रहे हैं ये सेल के अंदर ही ट्रैप होकर के रह जाए, अब ये बाहर ही ना जाए। तो इसको ट्रैप करने के लिए सेल करता क्या है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसको फॉस्फेट ऐड कर देता है। तो इससे ये बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये मॉलिक्यूल क्या होता है ना कि ये सेल के बाहर जा ही नहीं सकता, इट कैन नॉट गो आउट ऑफ द सेल। तो इस तरीके से सेल ने क्या करा कि ग्लूकोज को ट्रैप कर लिया इनसाइड द सेल। अब देखो यहाँ पर मैं ये रहा, ट्रांसपोर्टर्स तो है लेकिन अब ये ग्लूकोज बाहर नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लग गया है फॉस्फेट और ये फॉस्फेट के ऐड होने की वजह से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल अब सेल के बाहर नहीं जा सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप होता क्या है कि सेल चेक करता है कि एटीपी तो इनफ है, न्यूक्लियोटाइड तो इनफ है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो नहीं है। तो ये सारी कंडीशन सेल एक चेक करता है। तो अब होता क्या है कि सपोज करो एटीपी की रिक्वायरमेंट है। अब एटीपी की रिक्वायरमेंट है तो जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था तो अब ये क्या करेगा, ग्लाइकोलिसिस की साइड जाएगा। तो ग्लाइकोलिसिस होने के बाद फिर बाद में होगा टीसीए साइकिल, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इस पाथवे के बाद नेक्स्ट क्या स्टेप होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस की साइड गया, ग्लाइकोलिसिस से टीसीए, टीसीए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एटीपी की रिक्वायरमेंट बोली गई है, दैट मीन्स इन सारे पाथवे में आपको मिलेगा एटीपी। तो एटीपी की फॉर्मेशन हुई लेकिन दो तरीके से। फर्स्ट जो था ये है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है ना तो इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, और इसी ग्लाइकोलिसिस में जो एटीपी बनती है इसी को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड पाथवे कौन सा देखा हमने यहाँ पर में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एटीपी बनता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दैट मीन्स एटीपी की जब रिक्वायरमेंट थी तो ग्लूकोज से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया था जो कि ट्रैप हो गया था इनसाइड द साइटोप्लाज्म, अब क्या होगा कि ये ट्रैप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट करेगा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से टीसीए, टीसीए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और हमें दो तरीके से एटीपी मिल जाएगी यहाँ पर में। फर्स्ट जो होगा ग्लाइकोलिसिस से मिलेगा जो कि है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सेकंड मिलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो कि है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये कब हुआ, जब एटीपी रिक्वायर्ड था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एटीपी तो रिक्वायर्ड नहीं है अब, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट है, फैटी एसिड सिंथेसिस की भी रिक्वायरमेंट है, और जो रॉस बन गया, रॉस इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। अब ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है इसको रिमूव करना, इसकी भी रिक्वायरमेंट है। तो इन तीनों की कंडीशन में ये जब तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड है तो इस केस में होता क्या है, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया था अब ना तो ये ग्लाइकोलिसिस करेगा, ना ये टीसीए में जाएगा, ना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा। तो अब क्या करेगा कि इन तीनों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जाएगा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की साइड, क्योंकि इन्हीं पाथवे में ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सकती है। तो आपने देखा कि कब ये ग्लाइकोलिसिस नहीं किया, जब इन तीनों की रिक्वायरमेंट थी। जब एटीपी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगी तब ये ग्लाइकोलिसिस की साइड जाएगा। तो अब देखते हैं जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, यहाँ पर में एक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एंजाइम इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज बेसिकली यहाँ पीपीपी पाथवे कराता है, ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे।
अब इस पाथवे को भी ना आप देखोगे तो इसके 2 पार्ट्स है, 2 टाइप्स के होंगे इसमें। फर्स्ट इज द ऑक्सीडेटिव फेज, सेकंड इज द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। अब ऑक्सीडेटिव फेज में बनेगा NADPH। NADPH का काम क्या होता है ना कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को रिमूव करने में हेल्प करता है। दैट मीन्स ये सेल के लिए सेल को सेव कर रहा है। दैट मीन्स एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है सेल के लिए। अब नॉन ऑक्सीडेटिव फेज जो करता है, ये करता है कि राइबोस 5 फॉस्फेट को बनाता है, एंड दिस राइबोस 5 फॉस्फेट इज बेसिकली द प्रिकर्सर फॉर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। तो जब सेल को न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करनी है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, दैट मीन्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को रिमूव करना है, तो ऐसे केस में सेल ने क्या डिसाइड किया कि NADP, ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे बनाना डिसाइड किया। तो अब आपको क्लियर हो गया कि क्यों ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की साइड आया सेल। तो आपने देखा ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस कितना इंपॉर्टेंट है। तो सपोज अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस की डेफिशिएंसी हो गई तो कौन सी कंडीशन होगी? तो इस कंडीशन को कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। अब देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज है, ये जो एंजाइम है, ये क्या कर रहा था? पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की तरफ लेके जाता है। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में हमने क्या देखा कि NADPH बनता है, और ये NADPH क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को रिमूव करने में हेल्प करता है। दैट मीन्स सेवरल रिडक्टिव प्रोसेसेस में ये हेल्प करता है। चलो अब नेक्स्ट चीज़ पहले ये देखते हैं कि एक जो सेल है, ये है RBC। दिस इज RBC। अब RBC की जो मेम्ब्रेन होती है ना, इस मेम्ब्रेन को इट रिक्वायर्स रिड्यूस ग्लूटाथायोन। अब ये ग्लूटाथायोन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? ये जो ग्लूटाथायोन होता है बेसिकली यही होता है जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को रिमूव करता है। बट एक टाइम के बाद ये ग्लूटाथायोन भी तो फिनिश हो जाएगा ना, तो इसको बार बार रीजनरेट करना पड़ता है। तो इसको रीजनरेट कौन करता है? NADPH। इसी ही तरीके से ये इसको हेल्प करता है। तो NADPH सपोज करो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? ग्लूटाथायोन के रीजनरेशन के लिए, क्योंकि ये रीजनरेट होगा तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी कंट्रोल में रहेगा। तो अब सपोज करो कि ये एंजाइम है ही नहीं, ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई, ऐसा सपोज करो। तो जब ये इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऐसे केस में क्या होगा कि NADPH ही नहीं बना पाएगा ये। अब जब NADPH बना ही नहीं पाएगा तो ग्लूटाथायोन भी नहीं रीजनरेट होगा। तो जब ये ग्लूटाथायोन रीजनरेट होगा ही नहीं तो क्या होगा? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इंक्रीज हो जाएंगे, और ऐसे में क्या होगा कि प्रीमेच्योर सेल लाइसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी, और इसी को ही कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। अब आपने देखा प्रीमेच्योर सेल लाइसिस हुई क्यों? क्योंकि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बहुत डैमेज करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के इंक्रीज हो जाने की वजह से सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। किसकी? RBC की। तो इसी को कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेल कैसे डिसाइड करता है कि ग्लाइकोलिसिस की साइड जाना है या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की साइड जाना है। और ये डिपेंड करता है कि सेल के अंदर ATP की रिक्वायरमेंट कितनी है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट कितनी है, स्ट्रेस कितना है, और उसी के बेस पे डिसाइड होता है कि वो ग्लाइकोलिसिस करने में इंटरेस्टेड है या फिर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। I hope now you guys understood the concept clearly. Thank you.